रमन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग के YouTube चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स का डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसका चर्चा कर रहे थे। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कौन सा सबस्टांस को कहते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा की। बच्चों, उसी में अंत में मैंने आपको समझाया था कि डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन होता है, मतलब जब उसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अपोजिट फेसेस में इक्वल और अपोजिट चार्जेस अपीयर हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं। आज की क्लास में, आज की वीडियो में उसी पोलराइजेशन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस को लेकर के पोलराइजेशन करवाते हुए हम डायग्राम को समझाएंगे, फिगर को समझाएंगे और उस फिगर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा पॉइंट है जिसको हम आपको समझाएंगे, जो एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन सारी छोटी छोटी बातों को मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, उससे आप अपने दिमाग में सेट करते चलेंगे, उसे स्टोर करते चलेंगे, उसे रखते हुए चलेंगे। तो हम चलते हैं डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस का पोलराइजेशन कैसे होता है, उसकी पोलराइजेशन से क्या क्या चीज डेवलप होता है, क्या क्या चीज प्रोड्यूस्ड होता है, उन सारी चीजों को आपके समक्ष रखता हूं। इसलिए मैंने हेडिंग लगा दिया पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस प्रोसेस में आप सीख चुके हैं कि मेरे पास एक पुराना पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए हम इस प्रकार का दो प्लेट्स लेते हैं। इस तरह का मैं दो प्लेट्स लेता हूं। ये रहा प्लेट्स। इस प्लेट पर हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। क्योंकि मेरा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना, तो एक प्लेट ली, इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दी। एक दूसरा प्लेट लेते हैं बच्चों, जिस पर हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज दे देंगे। इस चार्जेस को लेने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार करना। तो आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन आप पहले से जानते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इसके बिना काम चल भी नहीं सकता है, इसका होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमने इसे लिया है। इस प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको हम E नॉट से सूचित करते हैं और इसका नाम थोड़ा सा बदलते हैं। इसको हम कहते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसे अप्लाई किया है, मेरे काम का चीज था, इसलिए मैंने इसे लाया और इसका नाम पड़ा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता। अब सिस्टम के अनुसार हम एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस लाते हैं। डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस का एक छोटा सा टुकड़ा इस प्रकार से हम लाते हैं और इस दोनों प्लेट के बीच में ला करके हम इसे रख देते हैं। दोनों प्लेट के बीच में इसको रख दिए। तो आप चूंकि पोलराइजेशन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस, इसे हम लिख देते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इसको हम बोलेंगे।
पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे ही पदार्थ यहां पर आया, एक फेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और एक फेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम इस प्रकार से इसके सतह पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिए और इस तरफ पॉजिटिव प्लेट के साइड में हम पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज को दिखा दिए। अब पिछले क्लास में बताए थे बच्चों, ये जो चार्जेस बनता है इस स्लैब के ऊपर, इसको हम टेम्पोररी चार्ज कहते हैं। पुरानी बात सब आ रहा है, टेम्पोररी चार्ज कहते हैं। इसे टेम्पोररी चार्ज को इंड्यूस्ड चार्ज कहा जाता है। इंड्यूस्ड, टेम्पोररी हम लोग काम चलाओ शब्द है, इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। तो चार्जेस टेम्पोररी हो या परमानेंट, जब तक वो है तब तक तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, इसलिए इसका भी अपना इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? इस टेम्पोररी चार्ज के कारण भी एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, जिसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसको ईपी बोलते हैं, ईपी। आप इसे काम चलाओ शब्दों में टेम्पोररी फील्ड भी कह सकते हैं। फील्ड टेम्पोररी क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज ही टेम्पोररी है। अगर चार्ज परमानेंट होगा तो फील्ड भी परमानेंट होगा। जैसे ये प्लेट का चार्ज परमानेंट है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये परमानेंट चार्ज है। ये परमानेंट चार्ज है तो इसके कारण जो फील्ड बना ई नॉट, वो परमानेंट फील्ड है। ये टेम्पोररी चार्ज है तो इसके कारण जो फील्ड बना वो टेम्पोररी फील्ड होगा। इसी टेम्पोररी फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्जेस को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। और उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ उसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसा सोर्स होगा वैसा ही इसका प्रोडक्ट होगा। फील्ड अगर आप परमानेंट चाहते हो तो चार्ज भी परमानेंट रखना पड़ेगा। अगर आप चार्ज टेम्पोररी रखोगे तो उससे जो बनेगा वो फील्ड भी टेम्पोररी ही बनेगा। बच्चों, जब ये टेम्पोररी फील्ड बन गया तब की बात सोचो, जरा इसके डायरेक्शन को देखो, आपस में मैच करा। अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड और टेम्पोररी फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और जहां पर दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड घट जाता है, उसका मैग्नीट्यूड घट जाता है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट निकालते समय हमें माइनस करना पड़ता है। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कंपटीशन में पूछता है बच्चों कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच रखते हैं, इसको कैपेसिटर का प्लेट समझ लो, इसको भी कैपेसिटर का प्लेट समझ लो, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने रखा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है, घटता है या ज्यों का त्यों रहता है? मैं कैपेसिटेंस नहीं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। तो बच्चों, ये स्लैब नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये, इसके आने से इसके अपोजिट में एक फील्ड बन गया जिसके कारण इसमें इस वेक्टर को यानी ई नॉट में ईपी को माइनस करना पड़ेगा। और जब भी माइनस करोगे तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने से कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का आंसर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है।
अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं बच्चों, इसको थोड़ा इस प्रकार से पेंट कर देता हूं ताकि आप समझें कि ये डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस है। डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस जब आया तो बहुत सारा चीज नया नया दिखाई पड़ रहा है। ई नॉट क्या है, ईपी क्या है, टेम्पोररी चार्ज क्या है, इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट सभी को लिख दिया कि किस चीज को हम क्या कहते हैं। केवल बोल नहीं रहे, लिख भी दिए ताकि आप पढ़ें, लिखें और उसे याद रख सकें। बच्चों मैं पॉइंट्स बनाना शुरू किया इसी फिगर से। द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस्ड ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ द स्लैब। ये जो स्लैब है, स्लैब के एक सतह पर माइनस चार्ज और एक सतह पर प्लस चार्ज। ये जो चार्जेस आपको दिख रहा है, इस चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको आप टेम्पोररी चार्ज भी कहते हैं। ये स्लैब के ऊपर, प्लेट के ऊपर नहीं, स्लैब के ऊपर अपोजिट फेस में जो चार्जेज है उसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं, जिसे टेम्पोररी चार्ज भी कहा जाता है। अब इस चार्ज के कारण बहुत सारी बातें होगी। चार्ज है तो फील्ड होगा, फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, बहुत सारा चीज होगा। क्योंकि चार्ज सोर्स माना जाता है, तो हम इसके आगे की बात आगे लिख करके समझाता हूं। देखिए इसके आगे के पॉइंट्स बहुत ही धीरे धीरे समझना है, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब पॉइंट अगर आप नहीं समझेंगे तो इसके आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है 5 मार्क्स का, 5 नंबर का, जो शायद आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बातों को ध्यान से धीरे धीरे समझें। बच्चों मैंने लिखा द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस यानी टेम्पोररी चार्ज। टेम्पोररी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे टेम्पोररी फील्ड भी कह सकते हैं, जिसको सूचित करते हैं ईपी से। पी से पोलराइजेशन, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोलराइजेशन के बाद जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और उसको सूचित करते हैं ईपी से। मैं एक बात बता दूं बच्चों, ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है ना, ये तभी तक टिकेगा जब तक वो स्लैब, वो डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। जैसे उसको वहां से निकाल के बाहर कर दोगे, वो टेम्पोररी चार्ज भी खत्म हो जाएगा और उसके कारण जो फील्ड बना वो फील्ड भी खत्म हो जाएगा। फिर मैंने आगे बताया बच्चों, क्या उस कैपेसिटी के प्लेट के बीच में दो ठो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई नॉट और एक ईपी, जैसा कि फिगर में अभी समझा रहे थे। तो मैंने कहा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड मतलब पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम पहले बनाए थे, उसके डायरेक्शन में और टेम्पोररी फील्ड के डायरेक्शन में 180 डिग्री का संबंध होता है। 180 डिग्री एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऐसा अभी चित्र में हम समझा रहे थे। अब कहता है बच्चों कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एक जगह पर हो और दोनों का दिशा एक दूसरे के अपोजिट में हो, तो रिजल्टेंट के लिए माइनस करते हैं, बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। तो मैंने लिखा बच्चों, द रिजल्टेंट ऑफ
induced electric field, वही temporary field, and applied electric field, permanent field, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसका एक नया नाम है। आप रिजल्टेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर इसको कहेंगे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड, नाम को ध्यान से सुनो, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब घटा हुआ, कम हो गया, रिड्यूस्ड मतलब घट गया। घट क्यों गया? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में था। इसीलिए बच्चों मैंने लिख दिया रिड्यूस्ड फील्ड को हम सूचित करते हैं E से, E बराबर E नॉट माइनस E पी। परमानेंट फील्ड जो पहले से था, जो बाद में तैयार हुआ, इस बड़ा फील्ड में इस छोटा फील्ड को माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिए फिर मैं समझाता हूं। क्योंकि E नॉट और E पी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में था। एक बात याद रखना बच्चों कि जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो पुराना फील्ड के वैल्यू से कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें माइनस हो जाता है। और इसीलिए इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है। तो असर क्या पड़ेगा? इसका मान घटा देता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसलिए मैंने लिखा E नॉट हमेशा बड़ा होगा E से। E रिजल्टेंट है और E नॉट पुराना फील्ड है, अप्लाइड फील्ड है। अब इसका उपयोग हम आगे चल के करेंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको एक शब्द पढ़ना है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने हेडिंग दिया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहता है रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम भी याद रखना और सिंबल भी याद रखना। अप्लाइड को E नॉट से सूचित करते हैं और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E से सूचित करते हैं। रिड्यूस्ड फील्ड को E से, अप्लाइड फील्ड को E नॉट से। सब फील्ड है, सिंबल थोड़ा थोड़ा अलग है क्योंकि नाम थोड़ा थोड़ा अलग है। इन दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से सूचित करते हैं। अब K लिखने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। K से कूलम्ब्स कांस्टेंट भी होता है, लेकिन आपको जगह जगह पर परिस्थिति को देखते हुए बात करना है। आप अभी कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ रहे हैं कि आप इसे कूलम्ब्स कांस्टेंट कहेंगे। अभी आप डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। एक ही सिंबल को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर फिलहाल K से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझा जाएगा और आपको भी समझना है। इसलिए मैंने लिखा बच्चों K बराबर E नॉट बट्टा E, जैसा कि डिफिनेशन बोला। अब चूंकि दोनों फील्ड है, E नॉट भी फील्ड है और E भी फील्ड है, तो सेम टाइप का मात्रा होगा, मात्रक होगा, यूनिट होगा, कट जाएगा तो K का कोई यूनिट नहीं बचेगा। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस होता है। एक और मैं खास बात बता दूं, अभी थोड़ा देर पहले मैं समझाया था E नॉट बड़ा होता है किससे? E से। मैंने इस बात को लिख दिया, E नॉट ग्रेटर देन E। E को उठा के E नॉट के नीचे ले गया, E नॉट बट्टा E ग्रेटर देन 1। अभी आप पढ़े E नॉट बट्टा E को क्या बोलते हैं? K बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तब आप लिख सकते हैं K ग्रेटर देन 1, मतलब K का मान 1 से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। यह भी ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा के लिए
एक से बड़ा होता है। एक से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो एक से बड़ा होगा। कभी भी एक से छोटा संभव नहीं है। एक भी कभी कभी होता है उस परिस्थिति में जब हम किसी स्पेशल मेटल के बारे में बात करते हैं। मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। फिलहाल इतनी सारी बातों को आप अपने नोट कॉपी में लिखेंगे बच्चों, नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स को व्हाट्सएप पर भेजेंगे। मैं लगातार आपके नोट्स को चेक भी कर रहा हूँ और उसमें जो बातें हैं, त्रुटि है, उसको मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ। अब मैं एक चीज और बता दूं, थोड़ा सिलेबस स्लो हम लोग का नजर आ रहा है, इसलिए हो सकता है हम लोग किसी दिन 2 वीडियो भी भेजें, तो आपको थोड़ा मेहनत का स्पीड, लेबर करने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और इस विकट परिस्थिति में थोड़ा कठोर परिश्रम करके सफलता को प्राप्त करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। आप सबको आज के लिए धन्यवाद।